सुना जाता है। आप खड़े हो, ये देखो कोई ऐसा है जो यहाँ आया हूँ तो बिना सुना चाहता हूँ। दोनों हाथ उठाओ, दोनों जो सुनना चाहते हैं। देखो हमसे ज्यादा डिमांड तो तुम्हारी। हमारी छोटी बहन, इसको बुलवाना जरूरी है क्योंकि इस देश में राजनीतिक लोगों ने माहौल बना दिया कि मुसलमान इस देश में वफादार नहीं, वो इस देश से प्यार नहीं करते हैं। ये कलर की नौकरी के लिए नहीं लड़ रही है, ये वर्दी के लिए लड़ रही है। मैं रात इससे मिला था। बच्ची को छोड़ के आई, छोटी बेटी। ये देश सबका है, वो जितना बोलेगा सब सुनेगी। तुम मेरे कॉल पर ऐसा सुना जाता है। आप खड़े हो, ये देखो कोई ऐसा है जो यहाँ आया हूँ तो बिना सुना चाहता हूँ। दोनों हाथ उठाओ, दोनों जो सुनना चाहते हैं। देखो हमसे ज्यादा डिमांड तो तुम्हारी। भाई आप मीडिया के लोग थोड़ा सा ऐसे करोगे, देखो मेरा नाम हसीना खातून है। हम स्कूल से आई हूँ, हम शादीशुदा हूँ। 3 साल की बच्ची को छोड़कर आए हैं। बच्ची को पता नहीं है कि हम दिल्ली में है। जब भी उससे बात करते हैं, अपने हस्बैंड के कॉन्फ्रेंस से बात करते हैं और इससे अगर कोई बोलता है कि तुम्हारी मम्मी दिल्ली गई है तो बोलती नहीं, मेरे पापा का पास गई है कुछ लाने के लिए मेरे लिए। क्योंकि मेरा जुनून है वर्दी, हम देश का कुछ करना चाहते हैं, इसलिए हम एमसीसी ज्वाइन किए थे। पीसी सर्टिफिकेट भी है हमारे पास। 2012 में हम रिपब्लिक डे कैंप में आए थे, 26 जनवरी का परेड में। क्या हो इसमें मुसलमान और हिंदू कोई जाति नहीं करता है। यहाँ पे अगर किसी को कोई बता दे कि कौन सा जाति है तो हम अपना नाम बदल देंगे। इससे पहले सभी कैंडिडेट को कॉल किए थे तो बोल रहे थे कि अपने मतलब के लिए बुला रही हो तुम, क्योंकि हम वेस्ट बंगाल का ऑल इंडिया का कैंडिडेट को हम कॉल किए थे। जब वेस्ट बंगाल का कैंडिडेट को हम कॉल किया तो बोल रहे अरे तुम अपना यूनिटी बढ़ाना चाहती हो इसलिए बुला रही हो। बोल रहा था कि 21 को तुम लोग अपना ज्वाइनिंग ले लेना, उसके बाद हम लोग घर में देंगे जो घर पे जो लड़का लड़की पड़ा हुआ है। हमसे ज्यादा तो किसी का तकलीफ नहीं होगी। घर में हम झगड़ के आए, गाँव में किसी को पता नहीं है कि हम दिल्ली में है। घर में किसी से पूछता है तो बोलता है कि वो मम्मी के घर पे। ये हमारी छोटी बहन, इसको बुलवाना जरूरी है क्योंकि इस देश में राजनीतिक लोगों ने माहौल बना दिया कि मुसलमान इस देश में वफादार नहीं, वो इस देश से प्यार नहीं करते हैं। ये कलर की नौकरी के लिए नहीं लड़ रही है, ये वर्दी के लिए लड़ रही है। मैं रात इससे मिला था। हमें इन नेताओं से सावधान रहना पड़ेगा, ये हमें बांटते रहेंगे। जिस दिन हम इकट्ठा होकर लड़ेंगे ना तो कोई इस मुल्क को कमजोर नहीं कर सकता है। तो मैं चाहता था कि बोले और 11 महीने से रोए, आज रोएंगे नहीं, लड़ेंगे।
हमारे छोटे बहन बहनों में कोई सुनना चाहते हैं? हाथ उठाए दोनों। तुम चुनाव लड़ो तो जीत जाओ, और ऐसा विधायक MP हो हमारा तो सदन में जाके बोले हमारे लिए। तो बोलो, वीरांगनाएं आंसुओं से नहीं लड़ती हैं, दम से लड़ती हैं। बोलो। मैं अभी दम से आई हूँ, किसी से डर के नहीं आई हूँ, लेकिन तब भी ऐसा होता है कि शादीशुदा औरत को बहुत गालियाँ सुननी पड़ती है। मेरी सासू माँ बहुत अच्छी है, लेकिन मेरी ससुर जी बहुत वो है कि मुझे बहुत गालियाँ पड़ती है। मेरे हस्बैंड को भी पता नहीं, मैं छिपा के रखती हूँ। गाली देती तो मैं हाथ फूल लगा के सो जाती थी। मुझे मतलब वर्दी चाहिए, मुझे ज्वाइनिंग जैसे भी चाहिए। मेरी मम्मी पापा को भी मुझे देखनी है, जो मुझे पैदा करके बड़े किए हैं, और मम्मी पापा को मैं बचपन से देखी हूँ कैसी गुजरा हुआ है। घर में बहुत सारा हम लोग, पापा का 4 भाई था, सब लोग पढ़ लिया और मेरे पापा को पढ़ने नहीं मिला। उसको गाय भैंस देखने के लिए उसको नहीं पढ़ाया गया, तो मैं इसीलिए पापा का दुख को समझ के मैं बहुत हार्ड वर्क करके पढ़ के यहाँ तक आई हूँ। मुझे वर्दी चाहिए, मेरी मम्मी पापा को देखभाल करनी है। अभी मेरी पापा टीवी का बीमार है, 3 महीना हुआ है, मैं छोड़ कर आई हूँ मेरे हस्बैंड को रख के। मेरी भाभी है, मेरी भाभी भी अनपढ़ आई है, तो उसको भी पता नहीं दवाई कौन सा मेडिसिन टाइम पे देना है। मुझे जीत के जाना है इस बार। दोस्तों मेरे साथ जीत के जाएंगे, वर्दी लेके ही जाएंगे, तब तक सपने पूरी करना है। धर्म कैसे जाएंगे? धर्म कैसे जाएंगे? वर्दी लेकर जाएंगे, धर्म कैसे जाएंगे? वर्दी लेकर जाएंगे, वर्दी लेकर जाएंगे। विजेंद्र बैठ जाओ। हम भी देख रहे हैं कौन कार्यकर्ता हमारी बात एक बार में ना माने, और जो हमारी आंखों में चढ़ जाए फिर देख लेना। ऐसे धमकी कोई नेता थोड़ा देता है। देखिए 21 दिसंबर एक बड़ा दिन हमारे लिए, और आज तक 21 दिसंबर को किया गया कोई आंदोलन हम हारे नहीं, कोई नहीं हारा। रिकॉर्ड आज तक जिस भी आंदोलन को किए देर भरी लगी हो, लेकिन हारे नहीं। एक अनुरोध, मीडिया के अलावा जो और साथी ना वो यहां से हटे, वो बहने बैठी हैं, उनको देख ही नहीं पा रहे। आप बैठ जाओ यार, मीडिया के अलावा कोई ना हो, बिल्कुल ना हो। ऐसा भी इधर भी नहीं देख रही है, देखो बहन बेटियां बैठी है, देखो चौहान साहब आज आवाज में सब बहनों को ऐसे सुनना पड़ेगा हमें। तो सबसे पहले तो मैं SSC जीडी के सभी बच्चों का, अभ्यर्थियों का धन्यवाद करता हूं कि वो अपने हक की लड़ाई के लिए आए। फिर मैं दिल्ली की पूरी टीम का, उन सारे साथियों का बिना नाम लिए जो मेरे आदेश के बाद उस दिन से आज तक मेहनत कर रहे हैं, घर परिवार छोड़ के आंदोलन को सफल बनाने का काम कर रहे हैं। देखिए मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं, दिल्ली के लोग मुझे जानते हैं, प्रशासन के लोग, मैं चाहता तो इस भीड़ को वहां तक भी कर सकता था। ये बस मेरे एक स्टेटमेंट की देर थी, लेकिन मैंने सिर्फ दिल्ली के लोगों को इसलिए अपील की क्योंकि पूरे देश में जगह जगह पे इलेक्शन चल रहे हैं, कार्यकर्ता वहां भी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मैं उम्मीद के साथ जो है ना, पिछली बार समय देके गया था कि सरकार जाग जाएगी, और सरकार को जागना भी पड़ेगा, ये भी सोचने की बात। अभी मुझे आप लोगों से बात करने, जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मैं समझता हूं कि आजाद भारत में गुलामों जैसी स्थिति क्यों बनी। एक वो भारत था जब अंग्रेजों के गुलाम थे, तब हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ने का अधिकार नहीं था, तब हमें अपने हिस्से की लड़ाई लड़ने के लिए अधिकार नहीं थे। ये आजाद भारत है, यहां षड्यंत्र से शिक्षा महंगी की गई,
यहाँ शिक्षा महंगी है, मौत आसान है, सस्ती मौत। महंगी शिक्षा, सस्ती मौत। और नौकरी के लिए जो करना पड़ रहा है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन गजब की बात यह है कि अगर नौजवान अपनी मांग इस सरकार से नहीं रखेंगे तो क्या वो अपनी मांग रखने के लिए किसी दूसरी सरकार से मांग रखेंगे? क्या वो अमेरिका वालों से मांग करें अपने हक के, अपने अधिकारों की? क्या वो फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन वालों से बात करें? क्या वो श्रीलंका, नेपाल, चाइना के लोगों से बात करें? ये सरकार आखिर नौजवानों की बात सुनना क्यों नहीं चाहती? उस नौजवान की बात जो नौजवान इस देश की रीढ़ है, जो नौजवान इस देश की रक्षा करता है सेवा के और खड़ा होकर जो अपने जान का बलिदान देता है, उस नौजवान को सरकार क्यों नहीं सुनना चाहती? अगर उसका सबसे बड़ा कारण मुझे समझ आता है तो वो ये है कि सरकार नौजवानों को गुलाम समझती। सरकार हमें जातियों और धर्मों में बांट के राजनीतिक अपनी रोटियां सेकना चाहती है, लेकिन हमारे हक अधिकारों को देना नहीं चाहती। आप इलेक्शन का समय देखोगे, हर आदमी कहेगा 2 करोड़ रोजगार दे देंगे, 15 लाख रोजगार दे देंगे, 10 लाख रोजगार दे देंगे। लेकिन आप नौजवान साथी हो तो सोचो, जब सरकारी डिपार्टमेंट ही में रहेंगे तो रोजगार कहां से मिलेंगे सरकारी? जिस तरह से सरकार निजीकरण कर रही है, जिस तरह से सरकार सरकारी डिपार्टमेंट खत्म कर रही है, आप सरकारी नौकरी के लिए ले रहे हो, प्राइवेट के लिए ले रहे हो? हाथ में बताना, दोनों हाथ में बताओ कौन सी नौकरी के लिए ले रहे हो? सरकारी। लेकिन जब सरकारी डिपार्टमेंट नहीं रहेंगे तो सरकारी नौकरी कहां से मिलेगी भाई? सरकार अब बैंकों के पीछे पड़ी है। उससे पहले LIC के पीछे थी, एयर इंडिया के पीछे थी। सरकार एयरपोर्ट बेच रही है और तमाम तरह की चीजें सरकारी डिपार्टमेंट सरकार बेच रही है। आखिर सरकार को नौजवानों से इतनी नफरत क्यों? आखिर सरकार नौजवानों की बात क्यों नहीं सुनना चाहती है? आखिर सरकार जानबूझ के नौजवानों को कमजोर क्यों बना देना चाहती है? मैं रात में सुन रहा था और अब भी सुन रहा हूं, यहां जो बहनें बैठी है ना, किसका 3 महीने का बच्चा है, किसी का 13 महीने का बच्चा है, किसी के 3 साल का बच्चा है। अगर ये सरकार मजबूर, लाचार बहनों की, बेटियों की, युवाओं की आवाज नहीं सुनना चाहती तो ये सरकार है किसकी? जो युवाओं को नकार दे वो क्या युवाओं की सरकार हो सकती है? जो युवाओं को मरने पे, तड़पने पे, सड़कों पे पड़ने पे, भूखे प्यासे रहने पे मजबूर कर दे, क्या वो युवाओं की सरकार हो सकती है? जिस सरकार के इशारे पे पुलिस के लोग, RF के लोग, जो और फोर्स के लोग हैं, बहनों के कपड़े फाड़े, उनको लाठियां मारे, उनको डिस्टर्ब करे, उनके हाथ तोड़ दे, वो सरकार बहनों की सरकार हो सकती है क्या? नहीं। जो सरकार बहनों से उनके तरक्की के रास्ते छीन ले, जो सरकार नौजवानों से देश की सेवा करने का अधिकार छीन ले, वो सरकार नौजवानों की, बहनों की सरकार हो सकती है क्या? जब ये सरकार नौजवानों की, बहनों की, किसानों की, मजदूरों की किसी की सुनवाई नहीं करना चाहते तो ये चंद पूंजीपतियों की सरकार ये समझ सकती है कि ज्यादा दिन टिकने वाली है क्या? जिस दिन नौजवान अपने हक अधिकार के लिए खड़ा हो गया उस दिन ये सरकार के लोग नाक रखेंगे आपके सामने। मैंने पिछली बार भी आपसे कहा था, ये लोकतंत्र है। आंदोलन करने का, अपनी बात को कहने का, हक की लड़ाई लड़ने का अधिकार भारतीय संविधान हमें देता है। इसको हमसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि अगर सरकार हमारी मांग नहीं सुनेगी, सरकार हमें मजबूर करेगी, तो हमें आंदोलन को और ताकतवर बनाना पड़ेगा। हमें सरकार को बताना पड़ेगा कि जो नौजवान देश की रक्षा के लिए प्राणों का बलिदान दे सकता है, वो अपने हक अधिकार के लिए लड़ भी सकता है और वो अपने हक अधिकार के लिए इस निकम्मी, झूठी, युवा विरोधी, महिला विरोधी सरकार को सबक भी सिखा सकता है। गृह मंत्री जी बताएं, क्या चुनाव जरूरी है या नौजवानों की
मांग जरूरी है? नौजवानों की मांग। क्या चुनाव जरूरी है? यूपी में कह रहे हैं राशन बांट रहे हैं, यूपी के अलावा तो कई और जगह तुम्हारी सरकारें वहां भी नहीं बांट रहे हो। यूपी में इलेक्शन है, चुनाव में वोट खरीद रहे हैं, गरीबों को, बेबसों को कमजोर बनाना है। उनके हक अधिकार वोट जो है उनकी सबसे बड़ी ताकत, वो ठगनी है पैसे पे या उपहार देके या राशन पे। इसलिए आप वहां राशन बांट रहे हैं। आपको 11 महीने से सड़क पे लड़ते हुए बहने और भाई नहीं दिखाई दिया आपको? क्या गृह मंत्री जी आपको इन बेबस बहनों की चीखें आवाजें नहीं जाती है? वो भी कहे बहने हमारे सामने कहें कि परिवार के लोग भी टूटने लगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि टूटो मत, किसानों से सीख लो। 750 किसान बलिदान हुए, हजारों लोगों ने जेल काटी और 1 साल से ज्यादा समय वो लड़ते रहे। बारिश आई, ठंड आई, धूप आई, तमाम तरह की परेशानियां आई। उनको अपराधी कहा गया, उनको नक्सली, खालिस्तानी, पता नहीं क्या कहा गया। उनका दोष ये था कि वो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे। आपको भी अगर अधिकार चाहिए तो आपको लड़ना पड़ेगा, और अगर आप लड़ने के लिए तैयार हैं तो विश्वास कीजिए, ये लोकतंत्र है, यहाँ संविधान है, यहाँ लड़ाई तलवारों और बंदूकों से नहीं लड़ी जाती। आज पुलिस आपको लाठी मारे, गोली मारे, आज आप पुलिस के जवाब नहीं देंगे, लेकिन सरकार को दिखा देंगे कि आपको वर्दी चाहिए या फिर अर्थी चाहिए। आज आपको ये भी देखना है कि जो बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और कई मुख्यमंत्री, आज वो ये भी बताएं कि वो बहनों के सम्मान में क्या कर रहे हैं। क्या वो 11 महीनों से सड़कों पर सख्ती हुई परेशान होती बहनों के दर्द को नहीं सुनना चाहते हैं? यहाँ वर्दी पहने हमारे भाई भी लोग खड़े हैं। क्या अपने हक की मांग करना, अगर आपको जो लोग नौकरी में, सेवा में, फोर्स में, अगर आपकी 6 महीने की तनख्वाह रोक ली जाए और आपके बच्चे रोटी के लिए भूखे मरने लग जाए, उनकी पढ़ाई, उनकी फीस न जमा हो, उनके पास कपड़े न बचे, तो आप अपने हक अधिकार के लिए क्या करोगे? हर इलाज आपके पास। अगर आपको अपनी बहन की शादी करानी हो, सरकार आपको तनख्वाह के पैसे ना दे, आपको अपने बच्चे का इलाज कराना हो, अपनी माँ का इलाज कराना हो, अपने बूढ़े पिता को सर्दी में कपड़े लेके देने और आपको ये सरकार तनख्वाह न दे, तो क्या करोगे आप लोग? ये नौजवान क्लर्क की नौकरी के लिए नहीं लड़ रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं, ये अगर लड़ रहे हैं तो वर्दी के लिए लड़ रहे हैं, देश में बलिदान देने के लिए लड़ रहे हैं। और मैं आज इनके बीच में यहाँ इसलिए हूं क्योंकि मैं एक नौजवान हूं और मैं नौजवानों का दर्द समझता हूं। मैं बेरोजगारी का दर्द समझता हूं। मैं पढ़ लिख के BA, MA, MBA, MCA करके, PhD करके सड़क पे घूमते बेरोजगार का दर्द समझता हूं, क्योंकि मैं बेरोजगार, मैं जानता हूं बेरोजगारी का दर्द क्या है। और इस महंगी शिक्षा में किस तरह हमारे माँ बाप यहाँ जो बैठा ना वो अमीर नहीं है। अगर अमीर होता तो वो इस क्लर्क की नौकरी के, इस कांस्टेबल की नौकरी के लिए सड़क पे नहीं होता। ये वो लोग हैं जो गरीब हैं, ये वो लोग हैं जो देश से प्यार करते हैं। 10% पूंजीपतियों ने देश पे कब्जा कर लिया, हम समझ भी नहीं पाए। ये देश जो है हर व्यक्ति कर्ज में डूब गया है। ये है हिंदुत्ववादी सरकार का हल। और यहाँ जो लोग बैठे हैं उनमें से कितने लोग जो हैं मुस्लिम है, सिख है, जैन है, बौद्ध है, पारसी है, और कितने तथाकथित हिंदू है, ये भी आप अपने आप से सवाल पूछो। अगर ये सरकार हिंदुओं की शिष्टियां भी नहीं सुन रही, उनका दर्द भी नहीं सुन रही, तो क्या है हिंदुओं की सरकार है? ये सिर्फ और सिर्फ पैसे वालों की सरकार है। और इनको सिर्फ पैसों से मतलब है। इनको अगर देश भी बेचना पड़ जाए तो ये लोग पीछे नहीं हटेंगे। आपको अपने हक की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। मैंने तो कल कहा, कल शाम मैंने लिखा कि नौजवान देश की रीढ़। सरकार को चाहिए कि नौजवानों के लिए रोजगार की व्यवस्था करें, रोजगार उत्पन्न करें, रोजगार तैयार करें और उड़ने का मौका दें नौजवानों को, खुलकर जीने का मौका दें, उनको अपने अवसर प्रदान करें कि वो आगे बढ़ के देश की तरक्की में योगदान करें, टैक्स दें। लेकिन आपने नौजवान को दिया क्या पिछले 7 साल में? बेरोजगारी, सुसाइड, लाठियां,
जब हक के लिए लड़ना आता है तो लाठियों से पीटते हो, जूतों से पीटते हो। क्यों? ये किसी दूसरे देश के लोग हैं क्या? क्या ये आपके बच्चे नहीं है? और अगर अमीरों को गरीबों से इतनी नफरत है तो लिखो कि बहुत कम समय बचा है गरीबों के पास। आप गरीब हक की लड़ाई के लिए सारी लड़ाई लड़ने को तैयार है। अब अमीरों को अपने दरवाजे मजबूती से बंद कर लेने चाहिए। अब गरीब किसी रुकेगा नहीं। अब गरीब ज्यादा दिन मानेगा भी नहीं, क्योंकि जब खून जाति अन्य अत्याचार की इंतहा हो जाती है तो फिर क्रांति जन्म लेती है। और आज इस धरती से क्रांति जन्म लेगी, जंतर मंतर की धरती से। और आप जानते हैं, मुझे गवाही नहीं देनी, ये देश बलिदान का देश है। हम शहीद आजम सरदार भगत सिंह के भाई हैं, बच्चे हैं। युवा जाग चुका है। हम शहीद आजम उधम सिंह के बच्चे हैं। हम शहीद आजम सरदार करतार सिंह सराभा के बच्चे हैं। हम बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चे हैं। हम सरदार पटेल के बच्चे हैं। हम इस मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे सकते हैं, लेकिन अपने हक अधिकार छीनने नहीं देंगे सरकार को। सरकार सुन ले। मैंने कमिश्नर साहब से कहा था कि बात करूं गृह मंत्री क्या कहते हैं। वो नौजवानों को उनका हक देना चाहते नहीं देना चाहते, वरना फिर हम अपने हक अधिकारों के लिए लड़ेंगे। हमारी लड़ाई पुलिस फोर्स से दोबारा बता रहा हूं नहीं। प्रशासन के लोग लाठियां खूब बजाएं, लेकिन आज आर्या पार आज फैसला होकर रहेगा कि नौजवानों को जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सुनिए, एक चीज और बता देते हैं, ये जानकारी बहुत जरूरी है आपके लिए। अब मुझे इसके लिए वहां जाना पड़ेगा कि मैं सबको देख लूं। देखो भाई, ये मेरी एक जानकारी है आप सब लोगों के लिए। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, अगर इससे आधे लोग भी तय करके, जैसे वो मोनू में रोहित है, अगर इनसे आधे लोग भी तय करके निकल जाए घर से बाहर, मैं कहता हूं जिन्होंने आजादी की लड़ाई की शुरुआत की थी, क्या वो इतने रहे होंगे? बताओ ईमानदारी से। इतने लोग एक हिम्मत होकर देश में निकल जाए तो मैं लिख कर देता हूं कि रोजगार मांगने वाले भी रोजगार देने वाले बन सकते हो आप। आइए लोकतंत्र है ना, इसमें युवा की आबादी 60% है या नहीं है? अगर युवा मांगना बंद करके और देना शुरू कर दे तो बताओ कोई युवा बेरोजगार रहेगा क्या? अगर पहले सरकार बनवाने से ज्यादा बनाने पर ध्यान दे दे तो किसी बहन में 11 महीने टिकना पड़ेगा क्या? बताओ। देखो, हम साफ हैं, हम सरकारी नौकरी की भूमिका समझते हैं। एक बच्चा वाली बहन हमारी सुन रही हो, हमारे पिताजी प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर है, रिटायर हो। अगर वो सरकारी नौकरी ना पाए ना तो हम 6 भाई बहन पढ़ना हुआ। उन्होंने हमें खूब अवसर दिया पढ़ने का, और आज अगर हम यहाँ बोल रहे हैं ना तो इसमें पढ़ाई का बहुत बड़ा योगदान। एजुकेशन बहुत जरूरी है, लेकिन सरकार ने शिक्षा इतनी महंगी कर दी है कि कोई गरीब का बच्चा पढ़ ना पाए। क्योंकि पता क्या था एजुकेशन को, जब आप शिक्षित हो जाते हो ना, फिर आप सही और गलत में फर्क महसूस करते हो। मैंने क्यों बुलवाया उस बहन को जो घंटा लेट रही है? हमें नहीं पता था। कल हम जब वहां गए तो हमने एक और बहन से पूछा, वो लिखी अपनी प्रोफाइल में बहुत बड़ी बड़ी बातें। हमने उससे पूछा कि अगर जो जहर तुम्हारे अंदर इस देश में तथाकथित राजनेताओं ने भर दिया है, बंटवारे का हिंदू मुसलमान का, उसके बाद अगर तुम्हें कोई मुसलमान मिल जाए तो तुम क्या करोगी? तो बोले कुछ नहीं करूंगी मैं। तो मैंने कहा ये जो जहर भर रहे हैं इनसे पूछो, क्या एक जाति एक धर्म के लोगों का खून शामिल है देश की मिट्टी में? बताओ। जब आजादी मिली तो क्या एक धर्म एक जाति के लोगों ने लड़ाई लड़ी? ईमानदार से बताओ। और अगर जानना होना इतिहास तो जाना वहां इंडिया गेट पे, नाम पढ़ना शहीद शहादत देने वाले लोगों के। और अगर मन करे तो जाना बुलंदशहर, 100 से ज्यादा गुर्जर समाज के लोगों ने विजय कुमार पटेल जी के नेतृत्व में फांसी की सजा कबूल की।
ये देश शामली से लेकर दिल्ली तक हर पेड़ पे मुसलमान इस अंग्रेजों ने लड़काया इस देश की लड़ाई को लड़ने के लिए। वो अपनी घर की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। हमें बांटा किसने धर्म और जाति और मजहब में? बताओ हम लोग किसने बांटा? ये उन सियासतदान उन लोगों ने बांटा जो चाहते हैं कि गरीब कभी सशक्त हो ही ना पाए, बहुजन समाज के लोग कभी इकट्ठा हो ही ना पाए और इस देश से जातिवाद खत्म होकर भाईचारा बन ही ना पाए। जितने लोग यहाँ बैठे हैं क्या जाति में बढ़ के बैठे हो या सीसीटीवी के बच्चे बन के बैठे हो? बताओ। जब तुम अधिकारों के लिए एक हो जाओगे उस दिन ये धरती जो है ना कांप जाएगी। तुम्हें कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से। जब बढ़ जाओगे तब तक सियासतदान लोग कामयाब हो जाएंगे, तुम लोग फेल हो जाओगे। बताओ 7 साल में कितने रोजगार मिले इस देश में? सच ये है पहले तो भर्ती नहीं आती, भर्ती आ जाए पेपर नहीं आता। जब पेपर की डेट आए तो पेपर में देने के बाद पता लगे थोड़ी देर में कि पेपर लीक हो गया। जो लोग पेपर की रक्षा नहीं कर सकते देश की रक्षा करेंगे। इतना बढ़िया इतिहास है। शिक्षा मंत्री पूछो 9वीं फेल, गृह मंत्री पूछो कई बार, प्रधानमंत्री पूछो डिग्री नहीं है। पूछो डिग्री कहाँ है तो मैं प्रधानमंत्री पूछो कि आरटीआई में तो आरटीआई का कानून ही बदल दिया। पूछो तुम्हारे साथ तो कोई स्टूडेंट रहा होगा जो तुम पढ़ रहे थे? नहीं। जहां से बताया कि मैं चाय बेचता था वो स्टेशन ही नहीं बना था तब तक। कमाल की थोड़ी है, झूठ पे झूठ। बस एक बात कहते कि हिंदू खतरे में, लोग सतर्क हो जाते हिंदू खतरे में। अब मैं ये पूछना चाहता हूं कितने लोग खतरे में? नौजवान खतरे में यार, नौजवान खतरे में, देश खतरे में। समझ रहे हो? जब हक की बात करोगे तभी तुम्हें बताएंगे नक्सली, आतंकवादी, खालिस्तानी, कुछ। और जब कहो कि राम मंदिर बनाना है, मथुरा मंदिर बनाना है तो कहेंगे हमारे लोग आओ फूल बरसाओ के ऊपर। जब हक की मांग करोगे तब बजाएंगे लाठी। तो मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि आप जाग जाओ। अगर आज नहीं जागे ना तो लूट जाएगा सब। एक बार पढ़ा करो यार। ये मेरे नौजवान साथियों भाई पढ़ा करो, पढ़ के देखो कि हर एक पे कर्जा किसने दिया? मैंने तो नहीं दिया भाई। ये चुनाव में 10,000 20,000 करोड़ रुपए लगाए, किसका पैसा है भाई? 20,000 बस, 2,000 बस लगाए, किसका पैसा है भाई? बजट समझते हो कैसे बनता है? बजट बनता है आपके टैक्स के पैसे। जो टैक्स आप देते हो ना वो सारा टैक्स का पैसा जाता है गवर्नमेंट के खाते में, और जो प्राकृतिक रिसोर्स है उससे बनता है बजट। और बजट का पैसा तुम्हारे ऊपर, तुम्हारा पैसा तुम्हारे ऊपर नहीं लगाते, अपने ऊपर लगाते। 10 लाख का कोट पहनते हैं, 8,000 करोड़ रुपए के उसमें चलते हैं जहाज में। और तुम्हें कहते हैं कि हम फकीर हैं और दुनिया की कोई सुविधा के लिए कम नहीं है। ये नौजवान साथियों, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कहां से कितनी मेहनत से पढ़ा होगा, क्या क्या निशान होगा तुम्हारे लिए?